स्वेदन के 13 प्रकार। बेसिकली इसको हम लोग अग्निस्वेद या सअग्निस्वेद बोलते हैं। ठीक है, तो सअग्निस्वेद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे जो स्वेदन है उसमें अग्नि की ज़रूरत है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो 13? संकर, प्रस्तर, नाड़ी, परिषेक, अवगाहन, जेनताक, अश्मघन, करशो, कुटी, भू, कुंभी, कूप, खुला। ये 13 हैं। तो इसमें से कुछ कुछ तो बहुत इजी हैं, कुछ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संकर श्वेत सबसे पहले हम जानेंगे। तो इसमें पिंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पिंड मतलब कैसे? उसमें आपको जैसे वात शामक और कफ शामक कुछ औषधियाँ ले लेनी है। ठीक है, तिल ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, कुलथ ले लीजिए, या फिर अम्ल पदार्थ, घी, तेल, मांस, ये सारी चीज़ें ले लीजिए, या फिर खीर खिचड़ी ले लीजिए। ठीक है, ये वात शामक। कफ शामक के लिए क्या करेंगे? गाय, गधा, ऊँट, सुअर, घोड़ा, इन सब का गोबर, और गोबर से तुष सहित, ठीक है, मतलब कि जिसमें भूसे रहता है उसके सहित क्या करना है? जौ, बालू, पानशु, पत्थर, करीश और लोहे का चूरा, ये सब लेंगे। इन सब द्रव्यों की आपको पोटली बनानी है और उसके बाद स्वेदन करना है। ठीक है, कैसे करना है? तो पिंड स्वेद में कहे गए द्रव्यों का विविध पूर्वक निर्माण करके उन्हें वस्त्र में रखकर अथवा उसी प्रकार पिंड रूप से शरीर में जो स्वेदन क्रिया की जाती है उसे संकर स्वेद करते हैं। मतलब बेसिकली आपको पोटली बनानी है और उसी से आपको स्वेदन देना है। ठीक है, प्रस्तर स्वेद में क्या है? अस्तर, लाइक समझ लो कि बिस्तर है। ठीक है, प्र का मतलब समझ लो पत्थर का बिस्तर है। तो इसमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो आप वात शामक कुछ औषधियाँ ले लीजिए। ठीक है, उसको पत्थर के ऊपर जितना जो स्वेदन करने के लिए जो पुरुष है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात में आपको फैला देना है। ठीक है, मतलब एक पत्थर है तो मनुष्य की जिसका स्वेदन करना है उसकी जितनी लंबाई चौड़ाई मान लीजिए इतनी है, तो इतने दूर में आपको क्या करना है? औषधियों को फैला देना है। ठीक है, फैलाने के बाद क्या करना है? उसको जो है ऊपर से रेशमी चादर और ऊनी चादर से ढक दें। अब इसके ऊपर एक चादर बिछा दीजिए। ठीक है, बिछा दिया। अब इसके ऊपर सफ़ेद या फिर लाल रेड़ी के पत्ते यानी कि एरंड के पत्ते, आपको पता होगा कि एरंड का पत्ता बहुत अच्छा वातशामक है, तो एरंड के पत्ते या मदार के पत्ते आपको बिछा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने पत्ते बिछा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है? जो पेशेंट है यानी कि जो रोगी है उसको अच्छे से पहले तेल से मालिश कर लीजिए, उसके बाद इस पर लेटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद लेटाने के बाद आपको क्या करना है? स्वेदन कराना है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रस्तर स्वेद कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे आपका बहुत इम्पोर्टेंट नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद विधि क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें करते क्या है। डायग्राम में आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले आप ये समझो। सर्वप्रथम एक बड़ा पात्र लेकर उसमें स्वेदन करने योग्य कौन कौन सी चीज़ें हम डाल सकते हैं? गिलोय, एरंड, सरसों, मूली, अड़ूसा के पत्ते यानी कि वासा के पत्ते, मदार के पत्ते, करंज के पत्ते, जौ, उड़द, बेर। ठीक है, इन सब का जो पार्ट यूज़फुल होता है ना, मूल, फल, पत्र, अंकुर आदि को लेना है। फिर मृग और पक्षियों के मांस को लेना है। ठीक है, उसमें नमक, तेल मिला करके मूत्र और दूध को भी मिला लेना है। अब सभी पदार्थों को पात्र में डाल करके उसको अग्नि पर रखकर काढ़ा बनाना है। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे हैं। देखिए, ये हमने क्या किया है? इसमें स्वेदन द्रव्य ले लिया है, जो उड़द, बेर जो भी लेना था, उसका मूल, पत्र, फल जो भी लेना था वो हमने ले लिया। फिर हमने इसमें डाल दिया नमक और तेल। फिर हमने पक्षियों या मृग का मांस डाल दिया और फिर इसमें मूत्र और दूध डाल दिया। ठीक है, और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट करके क्या कर रहे हैं? काढ़ा बना रहे हैं। ठीक है, काढ़ा बनाने के बाद हम क्या इसको ढक दे रहे हैं ताकि इसकी जो उष्णता है, जो उसका वाष्प है, वो अंदर ही रहे। इसमें हमने एक नाड़ी लगाई है। ठीक है, जो कि हाथी के सूंड के आकार की है, गजाग्रहस्थ। ठीक है, गजाग्रहस्थ के जैसी है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3.5 हाथ। इसको हम एक व्याम बोल सकते हैं। और चौड़ाई है इसकी आधा व्याम। ठीक है, तो क्वाथ बन गया है। अब जहाँ पे मान लीजिए कि इसके हाथ में इसको आपको स्वेदन देना है हाथ में, तो इसको हाथ में स्वेदन देना है तो आप क्या करेंगे? इसका ढक्कन खोलेंगे, जाके इसको स्वेदन दे देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ ये कह रहे हैं। पात्र के मुख को इस प्रकार किसी वस्तु से बंद कर दें कि उसके मुख से वाष्प ना निकले। ठीक है, हमने देख लिया है। अब पहले ही पात्र में छिद्र कर दिया जाता है जिसमें 1 व्याम लंबा और आधा व्याम चौड़ा
बांस का नली लगा देते हैं। ये नली गजाग्रहस्थ हाथी के सूंड की तरह होनी चाहिए। नली का मोटा वाला भाग पात्र में लगा होना चाहिए और पतला भाग बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। देखिए ये हमारा मोटा वाला भाग कहाँ है, पात्र के पास है, पतला भाग क्या है, बाहर निकला हुआ है। ठीक है, वही चीज़ें कह रहे हैं। उसके बाद क्या है, क्वाथ बनाते समय इस नली का मुख भी आपको बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्वेदन करते हैं। मैंने कहा ना कि क्वाथ बन गया तो उसके बाद जहाँ पे स्वेदन देना है नली का मुख खोलिए और स्वेदन दे दीजिए। ठीक है, जिस स्थान पर स्वेदन करना हो उस स्थान को नली के पास लाते हैं और नली का मुख खोल देते हैं। नली का मुख पतला होने के कारण उसमें से वाष्प जो है वो धीरे धीरे निकलता है, जिससे स्वेद योग्य स्थान जलता भी नहीं है और स्वेदन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, इसी को हम नाड़ी स्वेदन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, इस घड़े में एक नाड़ी लगाई है और इस नाड़ी से स्वेद दे रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं नाड़ी स्वेदन। ठीक है, चलिए परिष्वेक स्वेद में क्या है। परिषेक स्वेद का मतलब, परिषेक का मतलब होता है वो जो गार्डनिंग करते हैं, हम छिड़कते हैं ना पानी पौधों में, तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए। तो वातनाशक द्रव्यों के आपको मूल फल आदि जो भी लेना वो लीजिए। फिर गुनगुना क्वाथ बनाना है, उस क्वाथ से आपको कुंभी में भर लेना है, यानी कि घड़े में भर लेना है। और उसके बाद इसको क्या करना है, जैसे पौधे पे छिड़कते हैं वैसे ही छिड़कना है। ठीक है, लेकिन पहले आपको तेल मालिश करके क्या करना है, पेशेंट को लिटा देना है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर एक चादर से इसको ढक देंगे और उसके बाद आप इसको परिषेक करेंगे, यानी कि छिड़केंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अवगाह स्वेद। बात टफ आप समझ लीजिए। तो वातनाशक पदार्थ लेंगे, उसका क्वाथ बनाएंगे, उसमें दूध, तेल, घृत, मांसरस, उष्ण जल से भरे हुए एक टब में आपको गले तक के अंगों को डुबा देना है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, अवगाह स्वेद कह रहे हैं। अब आता है आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्वेद, जेनताक स्वेद। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं। कूटागार आपको बनवाना है। कैसा बनवाना है कूटागार, तो घर से पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। काली, चिकनी या पीली मिट्टी होनी चाहिए। जलाशय से 7 या 8 अरतनी हटकर पूर्व की ओर होना चाहिए। ठीक है, अब कूटागार कैसा होना चाहिए, तो अगर कि आसपास मतलब कैसा एरिया होना चाहिए। कूटागार कैसा होना चाहिए, तो उसका ऊंचाई और विस्तार 16 हाथ होना चाहिए। चारों ओर से गोलाकार होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी से बनी दीवार में अनेक झरोखे हों, मतलब कि खिड़कियाँ होनी चाहिए उसमें, और 1 हाथ ऊंचा और 1 हाथ चौड़ा चौतरा सा आपको बना लेना है। ठीक है, जो आपका दरवाजे तक जाए। क्या कह रहे हैं आपको, देखिए यही चीज़ है, गोलाकार बना लेना है। ये चबूतरा है आपका। ठीक है, ये आपके दरवाजे तक जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, अंगार कोष्ठ बनवाना है। तो कूटागार के बीच में हो, 4 हाथ लंबा चौड़ा, पुरुष की ऊंचाई के समान हो और तंदूर की आकृति का हो, छोटे छोटे छेद हो उसमें। ठीक है, अंगार कोष्ठ में क्या करना है, तो खदीर की या अश्वकर्ण आदि की लकड़ियों को भरना है और आग लगा देना है। और जब सारा धुआं खत्म हो जाए तब क्या करना है आपको, तब देना है स्वेद। तब सारा धुआं खत्म हो गया तो क्या है, अग्नि से वो घर तप चुका है। और वात हर तैल से मालिश करके कपड़ा ओढ़े हुए व्यक्ति को भीतर प्रवेश कराना है। ठीक है, मतलब कि पूरा धुआं इसमें से, हमने ये आग जलाई थी यहाँ पे, जो धुआं है वो पूरा क्या हो गया है, निकल गया है। अब यहाँ पे धुआं नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को एक कपड़ा ओढ़ा करके फिर हम बोलेंगे कि तुम जाओ, इसमें प्रवेश कराएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो प्रवेश कराने के बाद कूटागार में कैसे रहना है, तो उसके लिए बोला गया कि चौतरे पर चढ़कर करवट बदलते हुए सो जाना है। पसीना या मूर्छा हो, जब तक श्वास है, मतलब कि जब तक आप में जान है, चौतरा ना छोड़े, यानी कि चबूतरा ना छोड़े। भले ही आपको पसीना आ रही हो, मूर्छा हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको छोड़ना नहीं है। चौतरे से इधर उधर गए तो मार्ग भूल जाएंगे, जिसके कारण पसीना मूर्छा से परेशान होकर आप प्राण त्याग दोगे। ठीक है, कूटागार में बाहर कब आना है, तो जब लगे कि शरीर का जो कफ है वो पिघल कर निकल चुका है, पसीने का चिपचिपापन जो होता है ना वो दूर हो चुका है, रोम कूप के मुख जो है वो खुल गए हैं और शरीर में आपको हल्का फील हो,
जो शरीर की वेदनाएं हैं, जो पेन है वो दूर हो गया हो, तब आपको क्या करना है, उसी चबूतरे के सहारे से बाहर आ जाना है। ठीक है, यहाँ से अंदर घुसे और इसी से आपको बाहर आना है। बाहर आते ही ऐसा नहीं कि आँखों को सुख देने के लिए आप शीतल जल से स्नान कर ले या धो ले, नहीं, शीतल जल से नहीं धोना है आँखों को। थोड़ी देर बाद आप रुकिए, उसके बाद गुनगुने जल से स्नान करके भोजन करिए। ठीक है, तो ये हमारा है जेनतक श्वेत। नेक्स्ट है हमारा अश्वगंध श्वेत। तो रोगी के लंबाई चौड़ाई के अनुसार आपको पत्थर लेना है। ठीक है, प्रस्तर श्वेत में भी हम पत्थर ले रहे थे। अब क्या करना है, वातनाशक लकड़ियाँ जला देनी है। ठीक है, वहाँ पे हम कुछ चीज़ें बिछा रहे थे, खिचड़ी वगैरह बिछा रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, लकड़ियाँ जलाकर अंगार आपको हटा देना है और गर्म पानी से पोंछ लेना है। ठीक है, ये आपका पत्थर है, आपने लकड़ियाँ जलाई हैं इसमें। ठीक है, जल गई हैं। अब आप इसको क्या करिए, अब आप इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद इसको गर्म पानी से जो है धुल लीजिए, और धुलने के बाद आप क्या करें, इस पर रेशमी चादर बिछा दें, और उसके बाद तेल मालिश किया हुआ जो पेशेंट है उसको वहाँ पे सुला दें। ठीक है, और कंबल से उसको ढक दें। इससे क्या हो जाएगा, अश्वगंध स्वेद हो जाएगा। कर्षु श्वेद विधि कैसे है, तो कर्षु का मतलब होता है गड्ढा। तो आपको पलंग के नीचे गड्ढा करना है और फिर उसके धुएं रहित जलते अंगार से, मतलब कि पलंग के नीचे गड्ढा किया, ये आपका पलंग है, इसके नीचे आपने गड्ढा किया, उस गड्ढे में आपने लकड़ियाँ जलाई और फिर धुआं जब हट गया, एकदम ख़त्म हो गया, तब इस पलंग के ऊपर आप लेट गए। ठीक है, तो इससे आपका कर्षु स्वेद विधि से स्वेदन हो जाएगा। कुटी स्वेद विधि में क्या है, तो झरोखों से रहित, अब देखिए यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं हैं, ऐसी कुटी बनानी है। फिर उसका जो कूट आदि उष्ण तथा सुगंधित द्रव्य से लेप करना है। ठीक है, जितने भी सुगंधित द्रव्य होते हैं किसी से भी आप लेप करिए, और बीच में एक शैया लगानी है। ठीक है, एकदम बीच में बिस्तर लगाइए और उसके चारों ओर आप अंगीठियाँ रख दीजिए और फिर तेल मालिश करके शैया पर लेटा दीजिए। उसके साथ ही उसको मृग चर्म से या फिर कंबल से ढक दीजिए, तो उसका कुटी में ही स्वेदन हो जाएगा। भू स्वेद विधि क्या है, कुछ नहीं, ज़मीन पर लेटा के स्वेदन करना है। भू मतलब क्या होता है, ज़मीन। तो अश्वगंध स्वेद की विधि समतल तथा निवात भूमि में करें, मतलब जो हमने पत्थर पे किया था ना अश्वगंध में, तो अब वही करना है। लकड़ी जला देनी है, फिर उसको हटाना है, फिर गर्म पानी से पोंछना है, ज़मीन पे हो रहा है ये सब चीज़, और इसी ज़मीन पे लेटा देना है। ठीक है, कुंभी स्वेद विधि क्या है, तो वातनाशक औषधियों के क्वाथ से भरे हुए घड़े को क्या करना है, 2 या 3 हिस्सा भूमि में रख दीजिए। ठीक है, दबा दीजिए, और उसके ऊपर पलंग लगाकर बिस्तर बिछाकर तेल मालिश करके रोगी को सुला दीजिए और साथ में चादर ओढ़ा दीजिए। ठीक है, तो गर्म लोहे का जो गोला है या पत्थर घड़े में डालते जाइए। ठीक है, उससे भाप निकलेगा जिससे आपका स्वेदन होगा। मतलब कि यहाँ पे नीचे घड़ा है जो कि 2 से 3 भाग इसका ज़मीन में है, ऊपर आपका पलंग है, तो ये आपका क्या है, इसमें जल रही लकड़ियाँ, अब इसमें आप लोहा डालते जाइए, तो लोहा गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, भाप निकलेगा, तो उसी वाष्प से क्या होगा, इसका स्वेदन हो जाएगा रोगी का। ठीक है, कूप स्वेद क्या है, तो कूप मतलब तो कुआं होता है। तो वायु रहित स्थान में पलंग बिछाकर उसके 2 गुना गहरा कूप खोदें। ठीक है, कुआं जैसा, मतलब पलंग बिछाना है और इस पलंग का 2 गुना गहरा आपको गड्ढा खोदना है, उसमें हाथी, गाय या घोड़े का सूखा हुआ गोबर भर के आग लगा देना है। ठीक है, इसमें गोबर भरिए और आग लगा दीजिए, और धुआं जब रहित हो जाए, धुआं हट जाए, तो पलंग पर क्या करना है, तेल मालिश करके रोगी को लिटा के चादर ओढ़ा देना है। ठीक है, तो ये हमारा कूप स्वेद हो गया। होलाक, होलाक का आप लोग बोरसी अगर जानते होंगे तो बोरसी में ही स्वेदन करना है। बोरसी में सूखा गोबर जला करके, धुआं उसको रहित करके, ऊपर चारपाई पर बिस्तर बिछा करके तेल मालिश करके चादर ओढ़ के लिटा दीजिए, तो ये होलाक स्वेद हो जाएगा। अब ये था हमारा अग्नि स्वेद। निरग्नि स्वेद क्या है, तो ये 10 बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं वो, व्यायाम, उष्ण सदनम, गुरु प्रावरणम शुदा, बहुपानम, भय क्रोध, आवुपनाह, हवाह तपाह, स्वेदयंती दशैतानी, नरम अग्नि, गुणाद्वितय। ठीक है, अब देखिए इसमें 10 कौन कौन से हैं। ये 10 जो है ना, उसमें अग्नि की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, निरग्नि। अग्नि नहीं है, अग्नि की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो क्या क्या चीज़ें हैं, व्यायाम है, उष्ण गृह है, भारी ओढ़ने का वस्त्र है यानी कि कंबल वगैरह, भूख है, मद्य आदि का अधिक पीना,
भय, क्रोध, उपनाह, युद्ध और आतप सेवन, यानी कि धूप का सेवन। ठीक है। अब एक चीज़ क्या पथ्य कही गई है, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछता है। तो स्वेदन किए हुए व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है।